अमर कुमार बावरी झारखंड प्रदेश के चंदनकारी विधानसभा का विधायक हूँ। यह मेरी दूसरी बार की विधायकी है और मैं अपने राज्य को रिप्रेजेंट, अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट यहाँ कर रहा हूँ। देखिए, अभी फ़िलहाल जो समस्याएं पूरे देश और झारखंड में जो चल रही है वही समस्या अपने क्षेत्र में भी है। हमारे क्षेत्र का विकास थोड़ा सा लेट चालू हुआ है। हमारे यहाँ 63 गाँव में बिजली नहीं थी, हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी, हमारे यहाँ पानी की व्यवस्थाएं बहुत कम थी। 2014 के बाद ये सारे चीज़ों का परिवर्तन प्रारंभ हुआ। 63 गाँव में बिजली आई, हमारे यहाँ एक सब स्टेशन था, हम लोगों ने 5 सब स्टेशन बनाया, पावर के सब ग्रिड को बनाया। चंदनकारी एक पिछड़ा क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद जो विकास के कल्याणकारी योजनाएं चली, जिसके अंदर सड़कों का निर्माण हुआ, कई एक ऐसी सड़कें जो देश की आज़ादी के बाद नहीं बन पाई थी, वो सारी सड़कों का निर्माण हम लोगों ने कराया। कई सारे 63 गाँव में हम लोगों ने बिजली पहुंचाने का काम किया। 5 पावर का मैंने बताया सब स्टेशन और सब ग्रिड बनाया। एक 1972 से एक, चूँकि अपना खेती के लिए क्षेत्र है, कृषि योग्य क्षेत्र है और किसान ही लोग करते हैं, लेकिन पानी की कमी के कारण एक फसलीय वहाँ कृषि होती है और चावल की, धान की ही खेती करते हैं, उनके पास पानी की समस्याएं होती थी। 1972 से एक योजनाएं चल रही थी जिसका नाम था ग्वाई बराज योजना, जो लगभग 45,000 हेक्टेयर चंदनकारी की ज़मीन को सिंचित करने वाली थी और जिसका कैनाल जो है लगभग 100 किलोमीटर था। ये सारे चीज़ों को मिला करके हम लोगों ने, जब सरकार बनी तो मैं लास्ट गवर्नमेंट में जो झारखंड में थी रघुवर दास जी के बीजेपी के नेतृत्व में, उस गवर्नमेंट में मैं मंत्री भी था, तो हम लोगों ने 150 करोड़ रुपये की योजना सैंक्शन करी थी और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज 45,000 हेक्टेयर ज़मीन सिंचित करने के लिए 86 किलोमीटर लंबा कैनाल बन करके तैयार है और इस मानसून के बाद उसमें पानी भी मिलेगा। तो इस तरह की कई एक समस्याएं थी, लेकिन अभी भी चैलेंजेज है। जो सबसे बड़ा चैलेंजेज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो सुविधाएं पूर्ववर्ती सरकार दे रही थी उसको कंटिन्यूटी में ले जाना ये ज़रूरी था, लेकिन वहाँ सत्ता का परिवर्तन हुआ, जनता ने गठबंधन की सरकार को चुना वहाँ पर, लेकिन जो कार्य वहाँ चल रहे थे सस्टेनेबल नहीं रहने के कारण लोगों की समस्याएं हो रही है, जिसमें बिजली की समस्याएं हैं विशेष रूप से, पानी की समस्याएं हैं विशेष रूप से, जिस पे सरकार का ध्यान नहीं है। तो हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि भाई चंदनकारी के लिए कुछ अच्छा करें और लगातार कुछ कर भी रहे हैं। पहला चुनाव में 2005 में लड़ा था, तभी मैं एक छात्र था और छात्र के रूप में ही एक निर्दलीय अपने यहाँ आदरणीय नेता थे स्वर्गीय समरेश सिंह जी, अभी नहीं हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ा था और तीसरा स्थान प्राप्त किया था। उस समय कुछ करने की जज्बा लेकर के, चूँकि हमारा जो क्षेत्र है, कंस्टिट्यूंसी है, वो रिजर्व्ड कंस्टिट्यूंसी है और वहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई बाहर हुई थी, तो मैं हमेशा ये चिंतित रहता था कि जितना देश, जमशेदपुर जो हमारा एक पुराना, भारत का सबसे पुराना औद्योगिक नगरी है, वहीं मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ था, तो उसके लहजे में चंदनकारी का विकास एकदम से शून्य था, सिफर था। तो एक इच्छा थी कि अगर यदि कुछ बदलाव लाना है तो बड़ा प्लेटफॉर्म आना चाहिए और बड़े प्लेटफॉर्म के लिए ही हम लोगों ने चंदनकारी में राजनीति प्रारंभ किया और उसमें हम लोगों ने तीसरा स्थान प्राप्त किया और अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे नए साथी मिले, बहुत एक्सपीरियंसेस रहा, लोगों के साथ जाना, लोगों का प्यार मिलना, लोगों को मोहब्बत मिलना। लगभग 2.5-3 साल में पहला चुनाव लड़ करके तीसरे स्थान पे आने से एक उम्मीद भी जगी थी और एक इच्छा भी जगा था कि भाई अच्छा करना है और क्षेत्र के लिए करना है। इस डेडिकेशन के साथ जब वहाँ लगे तो परिवर्तन के लिए कुछ एक रास्ता निकल करके सामने आया और अल्टीमेटली 3 बार के प्रयास के बाद तीसरे प्रयास में 2014 में चंदनकारी की जनता ने मुझ पर भरोसा जिताया और आज लगातार वहाँ से दूसरी बार विधायक हूँ। सबसे बड़ी विशेषता इसकी खूबसूरती है सामूहिकता के साथ निर्णय और इम्प्लीमेंटेशन में सभी चीज़ों को लेकर आना। आज डेमोक्रेसी में अगर देखते हैं तो भारतीय लोकतंत्र को जिस याद करना चाहेंगे कि चर्चिल ने जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब अपना भाषण किया था देश की आज़ादी के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि भाई बड़े भारी मन से इस देश को हम लोग आज़ादी दे रहे हैं और सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया के जितने भी कंट्री जिसको उन लोग ब्रिटिश एम्पायर जिनके पास थी, वो लोगों ने इस बात को लेकर के शंका जाहिर की थी कि भाई अनपढ़ गंवार लोग ये नया जो हमारा डेमोक्रेसी आया है, लोकतंत्र आया है, क्या इसको चला पाएंगे?
उनको बड़े उनका अगर भाषण हम सुने और उनके यदि लेख पढ़ें उस वक्तव्य का, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि 10 साल के अंदर 20 साल के अंदर यह देश वापस हम लोगों को कॉल करेगा, रिकॉल करेगा कि हमारे ऊपर शासन कीजिए। उनको एक अहंकार और घमंड था कि भाई ये देश जो है ना, ये देश हमारे कारण से सभ्य हुआ है, हमारे कारण से इसमें सभ्यता आई है। ये जो अहंकार था वो अहंकार उनका ज़्यादा दिन नहीं चला। जैसा आकलन उस समय के तमाम पत्रकार और बुद्धिजीवी कहते थे कि भाई भारत का लोकतंत्र नहीं चल सकता है, इसको हम लोग दे रहे हैं फॉर ए टाइम बिंग, लेकिन वापस हम लोग के पास आना है, इसलिए पार्टीशन भी कराया। उन लोगों ने पूरे तमाम वो कारण दिए जिससे भारत सक्सेस नहीं कर पाए। लेकिन आज भारत का लोकतंत्र इतना आगे है और इस लोकतंत्र में जो डेमोक्रेसी के लिए लोग कहते हैं कि यूएसए का नाम लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से महोदय ट्रंप जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था नई समय, तो व्हाइट हाउस तक में लोगों ने अटैक कर दिया, वहाँ के नागरिकों ने अटैक कर दिया। बगल के पाकिस्तान और कई जगहों में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से वहाँ पे सेना जो है वो अपदस्थ करके वहाँ के चीज़ों को गड़बड़ करती है। लेकिन भारत का लोकतंत्र जिसके बारे में चर्चिल कह रहे थे, आज तक हम आज यहाँ हैं 2023 में, हमारा सत्ता का हस्तांतरण में किसी प्रकार का कोई हडल नहीं होता है, किसी प्रकार से कुछ नहीं होता है। मोदी जी आते हैं, मनमोहन सिंह जाते हैं, अटल जी आते हैं, मनमोहन सिंह आते हैं, चले जाते हैं। सत्ता का हस्तांतरण इतना स्मूथली है और इसका कारण है इतना बड़ा देश में लोकतंत्र के सक्सेस का कि भाई हमारे जीन में लोकतंत्र है, हमारी जो जीन है, हमारा जो गणराज्य है, हमारा जो संस्कृति है, उसी में सामूहिकता के साथ डिसीजन करके आगे बढ़ने का निर्णय लेकर के करने का काम है। तो जिसके जीन में ही हो, जिसके खून में ही हो, उसमें पढ़ा लिखा या अनपढ़ का कोई महत्व नहीं होता है। हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम कितना भी अनपढ़ के रूप में हमको यदि लोग कहते थे, लेकिन आज देश तो बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो दिया है हमें, उसके लिए हम सबको गर्व है। सबके साथ मिल करके काम करना, सभी के जीवन में उन्नति लाना और उनके जीवन को सरल बनाना। जितना लोगों की अपने कंस्टिट्यूंसी सहित झारखंड और देश जहाँ तक हमारी पहुँच है, उनके लाइफ को ईजी करना, उनको सरल बनाना, उन तक एक्सेस पहुँचाना और ये सभी लोगों के जीवन में आए, सभी लोग उसको ले करके जाए। इस गोल को अचीव करने के लिए जितना ताकत लगा सकते हैं और विशेष कर जिस वर्ग, जिस क्षेत्र का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके गोल को अचीव कराने में हम संविधान के दिए ताकत के अनुसार कितना हम उसको क्रियान्वित कर सकते हैं, हम कितना एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसमें हमारी भूमिका क्या है। आज के संदर्भ में, आज के ग्लोबल संदर्भ में, देश के संदर्भ में और झारखंड और अपने क्षेत्र के संदर्भ में हम कितना अपना एजुकेशन में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, कितनी ईमानदारी के साथ निभा सकते हैं, ये बड़ी बात होती है। हमारा पूरा ताकत होता है, हमारी पूरी चेष्टा होती है, लेकिन उसमें ईमानदारी का पुट यदि ना रहे तो चेष्टा और ताकत कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। तो ईमानदारी के साथ जितना कर सकते हैं उसके लिए हम प्रयास करते हैं। देखिए 2047 में मोदी जी ने एक मंत्र दिया है। ये 75 साल हो गए देश के अमृतकाल से, हम बाहर अंदर प्रवेश कर गए हैं। आज देश विश्व का 5वां बड़ा अर्थव्यवस्था है। जिस ब्रिटिश एम्पायर ने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, आज उसको पछाड़ करके हम 5वां स्टेज हम लोग पा गए हैं, हम लोग स्थान पा गए हैं। तो इसमें संभावनाएं बहुत है। आज भारत का ब्रेन, भारत के युवा आज वर्ल्ड के जितने भी टॉप बिग शॉट कंपनीज हैं उसके सीईओ हैं। तो भारत का ज्ञान और भारत का दर्शन तो बहुत ब्रॉड है। 2047 में जब देश आज़ादी के 100 साल पूरे करेंगे, जब हम लोग 100 साल पूरे करेंगे, तो देश बहुत आगे निकल जाएगा। और इस आगे निकलने का जो सारथी होगा, जो मार्ग में चलने वाला जो हमारा जो रास्ता का पाथ फाइंडर होगा, वो आज का युवा होगा। तो आज के युवाओं से यही सबसे बड़ा जो हम लोग चाहते हैं कि भाई सब लोग इस बात के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, हम भारत देश के नागरिक हैं, अपने रूट पे गर्व करें। जो पहले हमारा ऊर्जा या पहले हमारा प्रेरणा वेस्ट होता था, वो वेस्ट से निकल करके हम अपने देशज चीज़ों में, जिसके कारण आज भारत को सब लोग देख रहा है, भारत के ज्ञान, भारत की परंपराएं, जिसके कारण आज देश पूरा विश्व समझ रहा है कि भारत और भारत का ज्ञान और उसकी परंपरा ही इस वसुंधरा को भी बचा सकती है और इस मानव जीवन को भी बचा सकती है। हम लोग ब्लेस्ड हैं कि G20 का इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें यहाँ होस्ट करने का मौका मिला है और उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का एक नारा दिया है। और ये जो वर्ल्ड ब्रदरहुड की बातें आज जो पाश्चात्य देश करते हैं और उसका नया जो उनको लगता है कि हम बहुत बड़ा कर रहे हैं, ये विचार आज से हजारों साल पहले
हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो मनीषी थे, उन लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम का एक संकल्प और एक नारा, एक मार्ग दिखाया था कि ये पूरी धरा एक है और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यह जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जो लीड कर रहा है, इसके लिए युवा ही अपने आप को आगे प्रस्तुत करके आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि 2047 में विश्व में भारत जो है पूरे विश्व का नेतृत्व भी करने वाला होगा और सबका एक्सेप्टेबल होगा। और भारतीय दर्शन, भारतीय परंपराएं और भारतीय ज्ञान ही इस विश्व का कल्याण कर सकती है। यह जो मूल मंत्र है, यह जो मानव कल्याण के लिए भारत का जो अहम रोल है, काम है, इसके लिए देश को आगे बढ़ने के लिए युवाओं को मैं आमंत्रित और उनसे चाहता हूं कि भी वो इस गौरव को, इस बात को पहले ऑन करें जब भाई हमको ये काम करना है। जब ये ऑन करेंगे तो फिर उसका एग्जीक्यूशन इस तरह से होगा। ये अद्भुत प्रयास है और मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही अनोखा प्रयास है। इस कई एक सम्मेलन होते हैं, एमपीज़ तो ऑब्वियसली है कि एक बार जुड़ते ही हैं, मेयर्स का भी सम्मेलन होता है पूरे देश के अंदर में, कई मुखिया, सरपंच, सिर्फ एमएलएस का, लेजिस्लेटर का पहली बार सम्मेलन हो रहा है। तो पूरी टीम को, एनएलसी की पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और विशेषकर राहुल जी और उनकी पूरी टीम को। और ये अपने आप में अद्भुत है। थोड़ा इसका फ्रेमवर्क को और, क्योंकि पहली बार है, बहुत अच्छे अच्छे सेशंस भी रखे गए हैं, लेकिन इसके प्रति लोगों का जो, जिस तरह से हम लोग भी जब चले थे तो हम लोग में भी पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं था क्या करना है, क्या जाना है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही है, इससे पता चलता है कि इन लोगों ने बहुत होमवर्क किया है, बहुत उन्होंने रिसर्च किया है और अच्छे तरीके से इसको प्लेस करने का काम किया है। लेकिन अगर यदि हम लेजिस्लेटर कहीं ना कहीं आज जो हम लोगों का जो रोल है, भूमिका है, जो लॉ मेकर है, वो कहीं ना कहीं आज हम लोग अपने रोल से डिरेल हो जा रहे हैं। आज हमारा काम क्या रह गया है, जब किसी भी नागरिक का सड़क बनाना, उसका पानी का उपलब्धि कराना, उसका बिजली का उपलब्ध कराना, हम लोग इसी में चले जा रहे हैं। हम लोग लॉ मेकिंग में अपनी भूमिका को थोड़ा सा हम लोग कहीं नज़रअंदाज करते हैं। तो कहीं ना कहीं एज ए लॉ मेकर यहाँ जो चीज़ें लोगों के जीवन में बताई जा रही हैं, जो समझाई जा रही है, और जिसको अपने आप को कहते हैं ना, जो अपना विस्मृति हो जाए जो आप क्या हैं, तो फिर उससे आपको रास्ता नहीं मिलता है। तो आत्म जो ज्ञान है या आत्म जो आपका, जो आपको जो करना है, उसको लेकर के यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी भूमिका को अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। और एनएलसी इसमें लोगों को मदद करेगा और मेरी पूरी शुभकामना है एनएलसी की पूरी टीम से।